तो आज हम आपके क्लास 10th आईसीएसई के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। तो इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो ये चैप्टर है ना, ये मेरे हिसाब से आपके टेंथ में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर मान सकते हैं, मतलब कंपैरेटिवली, राइट। तो चलो देखो शुरू करते हैं। पहली बात क्या है, और करंट करंट क्या होता है? मूविंग चार्ज होता है, राइट। हमने चैप्टर में पढ़ा था। प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड्स, ये याद रखना उनके अराउंड। हम सारा कुछ आगे पढ़ेंगे कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, देखो। दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, a magnetic field is produced around it whose direction changes with the change in the direction of the current। करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी जैसे जैसे करंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। दिस इफेक्ट कैन बी सीन बाय प्लेसिंग अ मैग्नेटिक नीडल और कंपास नियर द करंट कैरिंग वायर। अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, आप उसके पास अपना मैग्नेटिक नीडल लेके जाओगे, तो आपको वहां पे दिखेगा वो डिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो वहां पे इसका मतलब क्या है भी, आपका जो करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। देखो, the magnetic field lines form concentric circles around the wire with the plane perpendicular to the straight wire and with their centers lying on the wire, ठीक है। अगर आपके पास देखो, अगर ऐसे वायर है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके अराउंड ऐसे गोल 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 होगा, राइट। ये देखो जैसे यहाँ पे 2 मिनट, जैसे यहाँ पे है, ये वायर है आपका, राइट। ये वायर है, करंट इसमें जा रहा है इस डायरेक्शन में, आपका मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ऐसे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे है, देखो। डेंसर आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जितनी ज्यादा ये डेंस होंगी, उसका मतलब उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है, ठीक है। जो एक जगह पे ना कभी भी अगर आप एक पॉइंट पे करोगे, मैग्नेटिक फील्ड आप ढूंढोगे कितनी है, तो वो कितना होगा। एक तो जो आप मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, जहाँ तो करंट की वजह से, या फिर कोई मैग्नेट है आपके पास, और प्लस जो आपका अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। पूरे हमारे अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उसका, इन दोनों का समेशन जो होगा, वो नेट समेशन से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। ये देखो, magnetic field at any point is due to the combined effect of the magnetic field due to the wire and due to the earth. The points near the wire have more magnetic field due to wire, but as we go away from the wire, the earth's magnetic field dominates, uh, फील्ड डोमिनेंस इंक्रीज, हाँ उसके मतलब डोमिनेंस इंक्रीज करती है, राइट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे। देयरफॉर देखो, अभी अगर देखा जाए तो कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट होगा ना, अगर मान के चलो वायर की ऐसी फील्ड है और अर्थ की ऐसी ऐसी फील्ड है कुछ, है ना। एक जगह पे होगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे वायर इधर फील्ड दे रहा है, अर्थ इधर फील्ड दे रही है, और एक पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी। वायर से हम एक डिस्टेंस पे जाएंगे, वहां पे उतना ही स्ट्रेंथ होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो वहां पे क्या होगा, कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना। अगर देखा जाए तो वहां पे जो हमारा नीडल पॉइंट होगा, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, हम जिधर उसको घुमाएंगे वहीं ऐसे ऐसे घूमता हमारे साथ घूमता जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। Therefore, the point where the two fields are equal and opposite is called the neutral point, ठीक है, उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है जीरो, और कंपास नीडल कोई भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकती है। और कंपास नीडल इन दी अर्थ, देखो जब अगर आपके पास जो कंपास नीडल है, नॉर्मली अगर आप सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हम ध्यान दे रहे हैं, अगर हमारे पास कोई, हमारे आसपास कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो उसका नीडल होता है ना, उसका जो नॉर्थ फेस होता है, वो नॉर्थ पोल की तरफ फेस करता है, राइट। अब देखो, एक रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। इसमें दो, ये चैप्टर में 2-3 रूल्स हैं। राइट हैंड थंब रूल हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल हो गया, है ना। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और उनसे रिलेट करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, मतलब उनकी एप्लीकेशंस पे। देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या है? इट इज अ रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट। According to this rule, if we hold the current carrying conductor in our right hand such that the thumb points in direction of the flow of the current and the fingers encircle, तो ये देखो ऐसे है, जैसे ये मेरी वायर है, मान के चलो इसमें करंट जा रहा है और करंट ऊपर को जा रहा है। तो अगर मैं अपना राइट हैंड लूंगा और इसका थंब ऐसे रखूंगा जिधर को डायरेक्शन है,
तो अगर मैं इसके फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा ना, हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे इसके अराउंड, समझे। अगर करंट नीचे जा रहा होता, मैंने राइट हैंड को नीचे रखना था, ऐसे कर्ल करना था, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल इसलिए है। इसका यूज क्या है, टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट इन अ कंडक्टर। अभी देखो ये तो हो गया स्ट्रेट वायर की बात। अभी अगर हम वही वायर को ऐसे लूप बना दें तो बात तो वही रहेगी। जैसे अगर ये देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास ऐसे अभी लूप है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा करंट ऐसे, मान के चलो इस लूप में करंट ऐसे ऐसा जा रहा है, यहाँ पे देखूंगा राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा यहाँ पे, तो ऐसे अंदर को होगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ऐसे सर्कल है, यहाँ पे करूंगा फिर से अंदर को, है ना, ऐसे। तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे सर्कल है, यहाँ से भी ऐसे ऐसे सर्कल है, सारी जगह सर्कल्स होंगे। तो अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ये देखो, अगर हम कोई भी दो पॉइंट पकड़ लें, देखो इसके अराउंड अगर करंट इसमें इधर को जा रहा है, राइट, तो नीचे जा रहा है तो ऐसे करोगे तो ऐसे। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है। यहाँ पे करोगे करंट ऐसे ऊपर को आ रहा था यहाँ से, बाद में इधर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा था तो ऐसे। तो यहाँ से ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे है। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा इधर, इधर, और बीच में दोनों की डायरेक्शन उधर को सेम, राइट। देखो एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर। कैसे डेंस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा दो या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, मतलब एक तो अगर तो एक ही वायर है तो एक बार ऐसे, अगर दो तीन वायर हमने घुमा दी तो सबकी वजह से अंदर को फील्ड आएगा। तो एक हिसाब से ऐसे होगा ना, करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया हमने, है ना। तो वही बात है। करंट का स्ट्रेंथ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो अगर तो एक ही आपके पास ऐसे लूप है, 1 एम्पियर जा रहा है मान के चलो इसमें से, 1 एम्पियर, और अभी आपने इसी वायर को दो तीन बार ऊपर से घुमा दिया, बार बार 1 एम्पियर जा रहा है। अगर 3 बार घुमा दिया तो नेट करंट तो 3 एम्पियर जा रहा है, अगर देखा जाए तो एक जगह से, एक बारी में, राइट। लेकिन वो वायर में 1 एम्पियर है, राइट। तो वो बात है। द लूप बिहेव्स एज अ डाइपोल। डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमने जैसे ऐसे देखा, ऐसे ऐसे करेंगे तो एक डायरेक्शन से, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है और इधर वाली डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है। तो डाइपोल ही हो गया ना। डाइपोल क्या होता है, भी अंदर वाली डायरेक्शन और बाहर वाली डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन है यहाँ पे, राइट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे बार मैग्नेट में होता है, भी एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, एक तरफ से बाहर आ रही है। एज फ्रॉम वन साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीम टू एंटर इन साइड द लूप। इनसाइड जा रहा है तो क्या होगा, बिहेव्स एज साउथ पोल, क्योंकि जो साउथ पोल होता है ना, अगर से बार मैग्नेट की बात करें, इधर मान लो नॉर्थ, इधर मान लो साउथ। साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल से बाहर आती है लाइंस और साउथ पोल में अंदर जाती हैं, ऐसे होता है, राइट। नॉर्थ पोल से बाहर आती है। तो अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो जिस तरफ से अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको कैसे बोलेंगे, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और जहां से बाहर आ रही है वो नॉर्थ पोल की तरह। और अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो दोनों पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी, राइट। पोलैरिटीज मतलब अगर इधर नॉर्थ था तो अभी इधर साउथ आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, पहले इधर करंट है बाद में इधर करना, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखो क्लॉक रूल, इसका पूरे का पूरा समरी क्या है जो मैंने नीचे लिखी है, ये ऊपर वाले स्टेटमेंट में पूरी समरी है, यही है। क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल। अगर मैं इधर से देखूं, अगर मैं देखो अपने डायरेक्शन से देखूं, अगर इधर से मान के चलो ऐसे करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब है इधर साउथ पोल होगा। ठीक है, आप सीधा सीधा ऐसे ही वो देख सकते हो। अगर इधर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे वो, अगर थंब रूल नहीं भी लगाना चाहते तो आपको दिख जाएगा ये क्या हो जाएगा मेरा, साउथ पोल। और अगर मैं इसी को अभी इधर देखूं, देखो इधर से तो, इधर से कैसे जा रहा था करंट, ऐसे जा रहा था, तो मुझे इधर से दिख रहा है क्लॉकवाइज। अभी इसी को मैं अगर ऐसे देखूं, इधर जा रहा था, इधर से मुझे एंटी क्लॉक दिख रहा है, एंटी क्लॉक इधर है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉर्थ पोल, राइट। देखो looking at the face of the loop, if the current around the face is anti-clockwise direction, the face has the north polarity, while if the current at the face is in clockwise direction, the face has the south polarity। अब ऐसे याद रख सकते हो, साउथ कैसे याद रखोगे, अंदर को ऐसे अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज मतलब अंदर जा रहा है। कैसे, अगर आपको अभी भी वो देखोगे ना, जो हमारे नट्स होते हैं, नट बोल्ट जो होते हैं, उनको अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर,
क्लॉकवाइज तो अंदर, पर अंदर होता है साउथ। ठीक है, ये देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कॉइल। जैसे ये तो अभी एक कॉइल था, ये तो एक लूप है। अभी इसको अगर ऐसे स्प्रिंग की तरह मैं बना दूं तो उसको क्या बोल देंगे, सोलेनॉइड। उसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर नियरली स्ट्रेट। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा, अगर ऐसे कर, हम देख रहे थे इसके बीच में स्ट्रेट था, तो अगर ऐसे स्प्रिंग की तरह आगे आगे जाता रहे तो स्ट्रेट 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 होगा। तो ये देखो ऐसे होगा, राइट। एक्सिस की अलोंग होता है, इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डेंस कैसे बना सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्गर कैसे बना सकते हैं। एक पहली बात, करंट इंक्रीज कर दो। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज कर दो। एक आपका स्प्रिंग है ऐसा, और एक आपका स्प्रिंग है ऐसा 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 ऐसा। तो पर यूनिट लेंथ, इतने लेंथ में अगर इसमें दो लूप आ रहे हैं, और इतने लेंथ में अगर इसमें 10 लूप आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, राइट। और तीसरा क्या है कि आप इसके अंदर सॉफ्ट आयरन रॉड घुसा दो। जो आपका स्प्रिंग है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन रॉड घुसा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, जो ये सोलेनॉइड है, अगर इसको आप देखोगे ऊपर, ये ऑलमोस्ट बार मैग्नेट की तरह नहीं, इसके फील्ड ये देखो बार मैग्नेट की तरह, है ना, ऐसे 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 ऐसे। ये आपका साउथ पोल बन रहा है, ये आपका नॉर्थ पोल बन रहा है। तो वो ये देखो सिमिलैरिटीज क्या होती हैं और डिसिमिलैरिटीज सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में। सिमिलैरिटीज क्या है कि magnetic field lines of a current carrying solenoid are similar to magnetic field of the bar magnet, है ना, जैसे अभी हमने ऊपर देखा। द करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो उधर फेस करेगा नॉर्थ, सॉरी उसका जो, हाँ उसका वो फेस करेगा नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ की तरफ, राइट। और तीसरा पॉइंट क्या है, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आल्सो एक्वायर्स द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अगर आप आयरन फील्ड्स को साथ में कहीं पे प्लेस करोगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। डिसिमिलरिटीज क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड कैन बी चेंज्ड, है ना, while the strength of the magnetic field due to a bar magnet cannot be changed। अगर आपके पास बार मैग्नेट है वो भी जैसा है वैसा ही है, सोलेनॉइड का आप स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और जो बार मैग्नेट है, अगर उसका इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है तो अभी वैसा ही रहेगा। लेकिन जो आपका सोलेनॉइड है उसको आप चेंज कर सकते हो, तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, राइट। तो देखो अभी हम आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट पे। ये क्या होता है, अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मेड बाय पासिंग करंट इन अ कॉइल अराउंड वूंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। वो ये सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन रॉड घुसा दो, वो क्या बन गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सोलेनॉइड वाला केस ये बन जाएगा आई शेप वाला, राइट। और यू शेप में भी हम बना सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है दो शेप्स में होता है, एक तो बार मैग्नेट की शेप में और एक यू शेप में, हॉर्स शू मैग्नेट की शेप में। Electromagnet stays magnetized so long as the current flows through the current carrying coil and gets demagnetized as soon as the current is switched off। जब तक करंट फ्लो होगा तब तक वो मैग्नेटाइज है, जब भी करंट बंद कर दिया आपने आपका, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर तो आप, द करंट सेंडिंग सोर्स शुड बी डीसी, क्योंकि अगर डीसी भेजेंगे तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, राइट। लेकिन अगर हम एसी भेज रहे हैं, एसी में क्या होता है 50 टाइम्स एक सेकंड में बार बार पोलैरिटीज चेंज होती रहती हैं, तो कभी ये नॉर्थ कभी ये साउथ, कभी ये नॉर्थ कभी ये साउथ, ऐसे बार बार चेंज होता रहेगा, राइट। तो जो बार मैग्नेट होता है उसको यूज करते हैं रिले में, ठीक है। और जो आपका हॉर्स मैग्नेट होता है उसको आप यूज करते हो डीसी मोटर में, एसी जनरेटर में और इलेक्ट्रिक बेल में। ये तीनों चीजें हमारे इस चैप्टर में है, हम आगे पढ़ेंगे, राइट। देखो, the magnetic field lines become denser, that is the magnetic field strength is increased if the strength of the current in the solenoid is increased, right। या फिर number of turns per unit length in the solenoid is increased। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सबसे पहले टू रिमूव द पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम द वुंड्स। कभी अगर किसी के मान के चलो बहुत ज्यादा चोट लग गई और उसमें आयरन फीलिंग्स हैं, कोई आयरन फीलिंग्स की वजह से किसी को चोट लग गई है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ना उनको ऐसे मैग्नेटाइज करके बाहर को खींच लेते हैं, राइट। इन सेवरल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच इलेक्ट्रिक बेल, माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर्स, इनके अंदर यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी आयरन स्क्रैप्स, क्योंकि
इसका हम मैग्नेटाइजेशन पावर हम इंक्रीज कर सकते हैं, करंट ज़्यादा दोगे तो और ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, तो हम बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन पावर देके इसको यूज़ कर सकते हैं भारी चीज़ें उठाने के लिए। ठीक है, तो देखो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, अभी परमानेंट मैग्नेट ये क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट का नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, ठीक है, नेचुरली फाउंड होता है ये। और दूसरा क्या है, हम इसको बना भी सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? बी अ पीस ऑफ स्टील, ठीक है, प्रोसीजर क्या, यूज अ पीस ऑफ स्टील। वहां पे हमने सॉफ्ट आयरन रॉड लिया था, यहाँ पे हम स्टील लेंगे और उसके अराउंड आप कॉपर कॉयल घुमा दो, राइट, रैप कर दो, और बाद में करंट को उस कॉयल में से पास होने दो। ठीक है, जो जब आप उसको ऑफ कर दोगे तो जब आप करंट को ऑफ करोगे तो आयरन रॉड क्या था, वो तो साथ के साथ डीमैग्नेटाइज हो जाता था। लेकिन ये जो स्टील है ये साथ के साथ डीमैग्नेटाइज नहीं होता, तो ये काफी लंबे समय तक ऐसे मैग्नेटाइज ही रहेगा। तो एक हिसाब से हमने परमानेंट मैग्नेट बना लिया, राइट। ये कहाँ पे यूज होता है? ये होता है गैल्वेनोमीटर में। ये आपका डिवाइस होता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। एक होता है एम मीटर में, करंट जो मेजर करने के लिए होता है, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है, राइट। एंड इन मैग्नेटिक कंपास, वहाँ पे भी आपका परमानेंट मैग्नेट ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस ये रहा, ऊपर वाली जो भी सारी चीज थी वो सबका काइंड ऑफ सार है ये, इलेक्ट्रो का और परमानेंट का, राइट। अभी देखो एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट के परमानेंट मैग्नेट के ऊपर। सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। जैसे जैसे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, करंट ज्यादा दे। जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हो कम कर लोगे, बढ़ाना चाहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट में, परमानेंट में जैसी है अभी वैसी ही रहेगी, राइट। और इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, परमानेंट मैग्नेट में पोलैरिटी नहीं चेंज कर सकते, वो वैसी ही रहेगी। तो देखो इलेक्ट्रिक बेल, अभी इसमें क्या होता है, इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हो। देखो ये आपका पूरा का पूरा सर्किट है। जब भी आपका शुरू हुआ, जब भी आपने इसको स्विच को ऑन करा, तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पूरा एक लूप बन गया, तो करंट पास हो रहा है, राइट। जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो गया। अब ये जो ये हैमर वाली ये पूरी चीज है रॉड, इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। पहले इसका यहाँ पे कनेक्शन नहीं है उसके साथ, तो अभी इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींचेगा, हैमर आके इसके ऊपर लगेगा, और जब ये इसके ऊपर आके लगा, यहाँ से जो ये वाली चीज है ये आगे को हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज आगे को हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका यहाँ से कनेक्शन टूट गया, यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा। और कनेक्शन जब भी टूटा तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया, जिसकी वजह से जो ये हैमर है ये वापस पीछे को चला जाएगा। फिर से लूप कंप्लीट हुआ, मैग्नेटाइज हुआ, फिर से आगे आके टंग लग गया, फिर से वापस डीमैग्नेटाइज, टंग टंग टंग, तो ऐसे चलता है। हम यहाँ पे एसी सोर्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, बी कैन एसी सोर्स कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ अ बैटरी, तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि देखो एसी सोर्स से क्या होगा, इसकी पोलैरिटीज बार बार चेंज होंगी, है ना। लेकिन हमें उससे क्या है, पोलैरिटी चेंज हो ना हो, कुछ पोलैरिटी तो कुछ भी हो, जो ये हमारा ये गोंग है, ये हैमर है, ये तो गोंग नहीं, सॉरी, जो हैमर है वो तो बार बार अट्रैक्ट होगा ही ना, पोलैरिटी तो कुछ भी हो। तो हमें तो उसको बस अट्रैक्ट करवाना है, तो पोलैरिटी कैसे भी हो, पोलैरिटी चेंज होती है तो होने दो, हमने तो अट्रैक्ट करवाना था, वो हमारा काम कंप्लीट होगा। देयर फोर एसी सोर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, राइट। देखो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। ये अभी हम देखते हैं कैसे, क्या होता है लॉरेंस फोर्स। A charge moving in a magnetic field in a direction other than the direction of magnetic field experiences a force। अगर आपके पास एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है और एक मान के लो आपके पास कमरा है जिसके अंदर पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, और उसकी एक डायरेक्शन मान लो इधर से इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, राइट। और जो आपका एक चार्ज है, मूविंग चार्ज है, अगर आप उसको इस कमरे में फेंक दोगे कोई भी और डायरेक्शन में, बस ये मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में मत भेजना, और किसी भी डायरेक्शन में भेजना, जो वो चार्ज है ना वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और वो क्या है? लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अगर आपने उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भेज दिया तब फोर्स नहीं लगेगा, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, तब फोर्स नहीं लगेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर placed in a magnetic field with the direction of flow of current other than the direction of magnetic field also experiences a force, right। magnitude of force जो है, if the current of the if the current carrying conductor is placed in a magnetic field with the direction of current perpendicular to the direction of the applied magnetic field, अगर मान के चलो
ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है और हमने एक करंट कैरिंग वायर ही लगा लो, हमने ऐसे प्लेस कर दी और इसमें करंट जा रहा है ऊपर को, है ना। तो उस केस में फोर्स कैसा डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले तो वो ये करंट कैरिंग जो वायर है इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड को ना हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। और तीसरी बात, आपकी वायर की जितनी लेंथ है उसके ऊपर उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका लॉरेंस फोर्स क्या आएगा, एफ इक्वल टू आई बी एल, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप यूनिट कैसे निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओवर आई एल, है ना। एफ क्या है, न्यूटन, आई क्या है, एम्पियर, एल क्या है, मीटर। तो इसको बोला जाता है टेस्ला। या मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला। और इसको दूसरे टर्म्स में एक और भी बोला जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आ गए। पहले हमने क्या बोला था, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वो क्या था, भी हमने मैग्नेटिक फील्ड देखनी है करंट कैरिंग वायर की वजह से उसका डायरेक्शन क्या है। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज obtained बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका यूज क्या है कि हमने फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, किधर को फोर्स लगेगा एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। तो इसको कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड लोगे, ठीक, राइट। इसको ऐसे और ऐसे, ऐसे तीन उंगलियां बनाओगे, ठीक है। जो तो आपका ये होगा डायरेक्शन ऑफ, जो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है इसको आप पॉइंट करोगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, राइट। और जो आपकी ये मिडिल फिंगर है इसको आप पॉइंट करोगे करंट की डायरेक्शन में। तो जो आपका ये अंगूठा होगा ना ये आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता देगा। जैसे अगर हम देखें, हमारा ऊपर वाला क्या था एग्जांपल, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे है करंट। तो देखो क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसको करना है हमने, इंडेक्स को, तो ऐसे। अभी मिडिल फिंगर को किधर करना है, उसके करंट की डायरेक्शन में, तो ऊपर, ऐसे कर दूंगा मैं, राइट, इधर और इधर, ऊपर। तो मेरे देखो अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, मेरी डायरेक्शन में, इधर वाला, आउटवर्ड्स, राइट। तो ये यूज है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। अभी अगला डिवाइस क्या आ गया, सिंपल डीसी मोटर, ठीक है। इसमें क्या है, देखो मोस्टली मैंने क्या करा हुआ है, जो हमारे पीडीएफ होते हैं ना इसमें मोस्टली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ही नोट करी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करा है, इसमें मैंने पूरी वर्किंग नहीं डाली, राइट। डीसी मोटर कैसे वर्क करता है मैंने नहीं डाला, और जहाँ तक मुझे पता है उसकी इतनी जरूरत भी नहीं है। जो मेन मेन कंसेप्ट हैं मैंने बस वो यहाँ पे नोट करे हैं और वही मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। सिमिलरली फॉर एसी जनरेटर उसके लिए भी हमने सेम अप्रोच रखी है, राइट। तो देखो सिंपल डीसी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। डीसी मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप उसको दोगे, आपको मैकेनिकल एनर्जी बाहर देगा, आउटपुट देगा, राइट। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, a DC motor works on the principle that when an electric current is passed through a conductor placed in placed normally in a magnetic field, a force acts on the conductor as a result of which the conductor begins to move। ये लॉरेंस फोर्स वाला कंसेप्ट है जो पूरा इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है डीसी मोटर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो फोर्स का होगा वो हम कैसे देंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका डायग्राम है पूरे का पूरा डीसी मोटर का। ये देखो ये मैग्नेट्स हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आपका करंट जा रहा है पूरा, राइट। तो ये देखो, वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन। तो अभी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वैसे घूमने लग जाएगा, राइट। तो ऐसे घूमता रहेगा, फोर्स बार बार लगता रहेगा। जब भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जब भी ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं दो, S1 S2, ये यहाँ पे इन्होंने पूरे का पूरा जोड़ा नहीं है, राइट। इसको यहाँ पे थोड़ा सा खाली छोड़ा हुआ है। ये क्यों छोड़ा है, जब भी आपका ये घूम के बीच में वहां तक पहुंचेगा, ये वाली पॉइंट्स पे पहुंचेंगे आपके स्प्लिट रिंग यहाँ पे, तो कनेक्शन ब्रेक होगा। वो हमने करना था, नहीं तो जो हमारा ये बीच में एक्सल है वो पूरा घूमना ही नहीं था, वो ऐसे आके वहीं पे रुक जाना था, राइट। मतलब जैसे वो फोर्स उसको रोकना चाहता था वहीं पे रुक जाना था। लेकिन अभी वो जब भी वो स्प्लिट रिंग
है जहाँ पे वो कनेक्शन ब्रेक होगा, तो इसका पास मोमेंटम था, थोड़ा सा आगे गया, अगला कनेक्शन बना, तो अभी फिर से इसके ऊपर नीचे को फोर्स लगेगा, फिर से घूमेगा, तो ऐसे ऐसे बार बार घूमता रहेगा, राइट। अभी अगर हमने इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, स्पीड इंक्रीज करने का मतलब क्या है? भी हम उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है और इंक्रीज करेंगे। फोर्स कैसे इंक्रीज करोगे? सबसे पहली बात, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो, है ना, उसके करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो। अगला क्या है? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। वो वही बात होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, भी आप एक हिसाब से करंट को ही ज्यादा कर रहे हो, ये वाली जो कॉइल है, तो आप क्या कर रहे हो? एक हिसाब से करंट को ही ज्यादा कर रहे हो पर यूनिट एरिया से, राइट, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है। अगला क्या है? एरिया इंक्रीज कर दो कॉइल का। तीसरा क्या है? बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बाय इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर विद इन द कॉइल। ठीक है। अब ये देखो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात पूछेंगे, फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ डीसी मोटर, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, फंक्शन क्या है उनका। तो आप क्या लिखोगे? विद द स्प्लिट रिंग्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, है ना, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है ईच हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, एंड thus द डायरेक्शन ऑफ द कपल रोटेटिंग द कॉइल, कपल फोर्स होता है ना, couple rotating the coil remains unchanged and the coil continues to rotate in the same direction। अगर ऐसा नहीं होता, स्प्लिट रिंग्स ना लगाते, तो जब भी यहाँ पे पहुंचना था, आगे जाना था, कपल का डायरेक्शन चेंज हो जाना था, जिसकी वजह से उसने आगे नहीं जाना था, वहीं पे रुक जाना था, राइट। अभी यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है डीसी मोटर में? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ना डीसी मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी हम सप्लाई करते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है, जो कॉइल को रोटेट करता है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगला टॉपिक आ गया। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड, अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग है, तो वो क्या करेगी? जैसे हमने अभी क्या देखा था, अगर हमारा करंट मूव कर रहा है, सॉरी, अगर हमारे पास करंट है, तो करंट क्या करता है? जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अभी दूसरे, अब ये रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात याद रखना, अगर आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो प्रोड्यूस करेगा करंट, ठीक है, इन अ कंडक्टर। ये देखो, मोर प्रिसाइजली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द phenomenon in which an EMF is induced in the coil if there is a change in the magnetic flux linked with the coil। EMF क्या होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ये देखो, जहाँ जैसे इन्होंने ये बताया, अगर मान मान के चलो आपके पास ऐसा एक कॉयल है और यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर बस ये देखेगा भी करंट, करंट को, अगर करंट इसमें से पास होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है, राइट। अभी आपके पास एक बार मैग्नेट है, अगर आपने एक जगह पे रखा है, तो जो ये लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें से फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक यूनिट एरिया से पास हो रही है ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होती हैं एक यूनिट एरिया से, अभी देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं इस एरिया से, राइट। अगर तो आपने वहीं पे खड़ाया हुआ है उसको, रोका हुआ है अपने मैग्नेट को, तब तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको भी मूव करने लगे, अभी आपने अगर इसको आगे को मूव करा, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग इंक्रीज हो जाएंगी, तो चेंजिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जिसकी वजह से ये देखो, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो कैलकुलेटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अ करंट फ्लोज इन द कॉइल ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, है ना। अगर रिलेटिव मोशन है तभी होगा, क्यों? रिलेटिव मोशन से क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से करंट भागेगा। ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा? कॉइल में। ईएमएफ इंड्यूस का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपके कॉइल में, जिसकी वजह से करंट जनरेट होगा, राइट। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड और द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। ये देखो, अगर तो आप इसको ऐसे लेकर आ रहे हो, यहाँ पे नॉर्थ पोल को अंदर को लेके आ रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है जो कॉइल के बीच में से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस और ज्यादा होती जा रही है, तो आपका करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आप अगर उसको, उसी मैग्नेट को पीछे को लेकर आने लग जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते थे? पहले में आपने नॉर्थ पोल को आप अंदर लेकर आ रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस आपकी इंक्रीज हो रही है। दूसरे में आप क्या कर सकते थे? आप साउथ पोल कर देना इसको, इधर वाली तरफ,
साउथ पोल को अगर लेके जाते तो करंट की डायरेक्शन फिर से अपोजिट हो जानी थी, राइट। कहाँ पे थे हम? हाँ, ये देखो, द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज कर सकते हो? बहुत ज्यादा तेजी से उसको मूव करो मैग्नेट को, रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड हम स्ट्रॉन्ग कर दें। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल एंड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ना वही बात। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ये है, जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अभी देखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या बोलता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil, an EMF is induced, right? The magnitude of EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. Rate of change जितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा जल्दी से होगा EMF उतना ज्यादा इंड्यूस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF उतना ज्यादा होगा तो करंट उतना ज्यादा होगा, राइट। The factors affecting magnitude of induced EMF, वही ऊपर वाली चीज ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ये ऐसे फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स of each turn into number of turns of the coil upon time in which the magnetic flux changes, ठीक है। देखो अभी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी obtained by two methods। सबसे पहली बात तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दूसरा क्या है, लेंज लॉ। अभी हमें ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स के लिए था, ये किसके लिए था भी, अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसके लिए कैसी होगी। और अभी आगे दो क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेंज लॉ, राइट। तो अभी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, फिर से जैसे आपने इधर ऐसे बनाया था, यहाँ पे भी ऐसे बनाओगे, अभी लेकिन राइट हैंड से। वही इधर भी आपकी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को करती थी पॉइंट, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को करेगी। इधर भी आपकी मिडल फिंगर करंट को करती थी, यहाँ पे आपकी मिडल फिंगर करेगी इंड्यूस्ड करंट को, और जब का थंब है ये करेगा मोशन ऑफ कंडक्टर को, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे रखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख ली जैसे आपने, अगर आपका मोशन ऑफ कंडक्टर ऊपर को है तो ऐसे रखोगे, तो आपकी जो ये मिडिल फिंगर है आपको बता देगी भी इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में, समझे, राइट। तो दूसरा क्या है, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the cause of which produces it. It is based on the law of conservation of energy, ठीक है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो जब आप ट्वेल्थ में भी ये सारा कुछ पढ़ोगे तो हम ये जो सारे रूल हो रहे हैं ना, मैंने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हो रहा है, लेफ्ट हैंड रूल हो रहा है, ये हम कुछ याद नहीं रखते, जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। हम एक एक दो और रूल होते हैं वो याद रखते हैं, वो सारी जगह वही चलते हैं, और वो सही रूल्स हैं, ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले रूल्स हैं, पता नहीं आपको क्यों करवा रहे हैं, राइट। और लेंस लॉ हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है, ट्वेल्थ में। लेंस लॉ क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो ये देखो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे, इसका मतलब क्या है। ये देखो, अगर यहाँ पे देखें, ये वाली जगह पे आपका नॉर्थ पोल जो था वो अंदर को आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो आपका यहाँ पे जो करंट होगा वो उस हिसाब से इंड्यूस्ड होगा, करंट की यहाँ पे डायरेक्शन उस हिसाब से होगी भी वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को शूट करे। वो चाहते भी भाई मेरे अंदर कोई ना तो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ चेंज नहीं हो जाता, अभी ये अंदर को और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो वो क्या करेगा, इधर को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो अगर देखा जाए तो अगर करंट ऐसे मूव हो रहा है तो अंदर को आ गया, राइट, तो इसको ऐसे को मूव होगा, और यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे, हाँ तो फिर ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करेगा, क्या हो गई, एंटी क्लॉक हो गया, सॉरी, इधर वाली डायरेक्शन को ऐसे ऐसे मूव करेगा करंट, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे को आएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से ऊपर को आएगा, इससे क्या होगा, ऐसे आपका करंट मूव हो रहा है, राइट। अगर देखा जाए ऐसे है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, बाहर को, ये यहाँ से बाहर को देगा मैग्नेटिक, तो इसको अपोज कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, राइट, वही चीज। तो यही लेंस लॉ बोल रहा है कि जो भी
जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक सॉरी जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो चेंज को अपोज करने के लिए बनेगा। ठीक है, according to Lenz's law, the direction of induced EMF or induced current is such that it opposes the cause which produces it. It is based on the law of conservation of energy. ठीक है, याद रखना लेंस लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी आ गए हम एसी जनरेटर के ऊपर। ये क्या है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा था इलेक्ट्रिक मोटर वो क्या था, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करता था, ये क्या है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक करता है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो किस प्रिंसिपल पे काम करता था, लेंस वो सॉरी लॉरेंस फोर्स के ऊपर। ये किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इसका प्रिंसिपल क्या, अगर नीचे पढ़े हम, इन अ जनरेटर अ कॉइल इज रोटेटेड इन a magnetic field। ठीक है, due to rotation the magnetic flux linked with the coil changes and therefore an EMF is induced between the ends of the coil। Thus a generator acts as a source of current in an external circuit containing load when it is joined between the ends of the coil। ठीक है, देखो, तो AC generator produces alternating current, that is AC current। उसका नीचे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, द ऑल्टरनेटिंग करंट हैज द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। जैसे जैसे वो रोटेट करेगा कॉइल उसके हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। अगर आप इसका पूरे का पूरा वो पढ़ना चाहते हो भी वर्किंग कैसे हो रही है, अगर आपको लगता है ऐसे आपको ज़्यादा थोड़ा सा समझ आएगा, तो वो बुक में आपका दिया हुआ है सारे का सारा वर्किंग, तो आप वहां से पढ़ के आप देख सकते हो भी कैसे ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये कैसे फॉलो हो रही है, राइट। लेकिन अगर आपके पास टाइम काफी ज्यादा कम है, मान के चलो कल पेपर है या फिर हफ्ते में पेपर है, राइट, काफी बच्चे मुझे पता है ऐसे भी होंगे अभी इस टाइम पे, तो उनके लिए खास तौर के ये वाले पीडीएफ्स उनके लिए मोस्टली होते हैं भी, जल्दी जल्दी आप इसको पढ़ लो, आपको पता चल जाए भी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। द ऑल्टरनेटिंग करंट हैज द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। जितनी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है कॉइल की उतना ही ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी होगा, राइट। और दो फॉर्मूलाज होते हैं इसके लिए, दो फॉर्मूलाज है। एट एनी इंस्टेंट टी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट इज गिवन एज ऐसा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसका अगर आप ईएमएफ देखना चाहते हो, ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एन टी होगा, जहाँ पे टी क्या है आपका टाइम, राइट, और ई नॉट क्या है आपका मैक्सिमम ईएमएफ जो जा सकता है, और एन क्या है रोटेशंस पर सेकंड ऑफ द कॉइल। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं इसका ग्राफिकल जो ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, अभी 2 मिनट, ये देखो, ये देखो, ये ईएमएफ वर्सेस टाइम ही है, ये ईएमएफ वर्सेस टाइम है। ईएमएफ ऐसे 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 उतरेगा, जो ये वाली वेव होती है ना, ये साइन वेव होती है, साइन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये आपको 11th में आएगा, राइट। तो उसकी इक्वेशन अगर दे तो इसलिए जो ईएमएफ की इक्वेशन है वो क्या है, साइन की इक्वेशन है, ये देखो, ई नॉट साइन 2 पाई एन टी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एन टी। अगर आपको कोई टाइम दे दे बी टी इक्वल टू 3 सेकंड पे देखो, और आपको नंबर ऑफ रोटेशंस दे देंगे और आपको बोल देंगे कि इसका मैक्सिमम ईएमएफ इतना चला जाता है एक पॉइंट पे, ई नॉट उसकी वैल्यू दे देंगे, तो आप उस टाइम पे ईएमएफ ढूंढ लोगे भी इतना ईएमएफ है या फिर इतना भी करंट है, राइट। देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज करोगे, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, वही बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो, ठीक है, वही है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एसी सोर्स की, 50 हर्ट्ज हमें पता है, दैट इज एन इक्वल टू 50। डायरेक्ट करंट और एसी करंट के बीच में डिफरेंस आ गया, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। वैसे भी आपको पता ही होगा, ये तो थोड़ी सी मेन सी चीज ही होगी, राइट। देखो, एडवांटेजेस क्या है एसी के, एसी जो होता है वो चीपर होता है और इजी टू जनरेट होता है, ठीक है। और जो एफिशिएंसी होती है एसी जनरेटर की वो डीसी से ज़्यादा होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज कैन इजीली बी इंक्रीज यूजिंग अ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आप 10th सॉरी जो आपका 9th चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा
भी एसी सोर्स को क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि हम उसको उसकी वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, राइट। लेकिन डीसी है जो, डीसी में ऐसा नहीं होगा। डीसी का जितना वोल्टेज है उतना ही रहेगा, राइट। और जो एसी है वो हम काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल करवा सकते हैं उसको विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी, मतलब एनी नहीं, थोड़ी बहुत लॉस होती है, लेकिन डीसी में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, राइट। देखो अभी डिस्टिंक्शन एसी जनरेटर और डीसी मोटर में, सबसे पहले तो वही, ये मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल बनाता है, ये इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, राइट। इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है, लॉरेंस फोर्स वाला, राइट। In a generator the coil is rotated in magnetic field so as to produce electric current. In DC motor the current from a DC source flows in the coil placed in a magnetic field due to which the coil rotates. यहाँ पे करंट रोटेट करवाता है, यहाँ पे रोटेशन की वजह से करंट आता है, राइट। A generator makes use of two separate coaxial slip rings. यहाँ पे क्या है, डीसी मोटर मेक्स यूज ऑफ टू पार्ट्स ऑफ स्लिप रिंग। ये अगर नहीं भी याद रखोगे इतना जरूरी नहीं, राइट। ऊपर वाले 3 पॉइंट्स चाहे पढ़ लेना। सिमिलैरिटीज बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर क्या है, इन बोथ द कॉइल्स इन बोथ द कॉइल्स रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। दोनों में वही बात है, एक में चलो खुद से हो रहा है, एक में करवाया जा रहा है। इन बोथ देयर इज अ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स। अभी ट्रांसफॉर्मर, ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वही है जो हम स्टेप डाउन स्टेप अप करते थे ना, वो ट्रांसफॉर्मर जो थे 9 चैप्टर में, अभी वो डिवाइस यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस बाय विच द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज, ठीक है। वोल्टेज बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मर डज नॉट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा, एम्पलीट्यूड को चेंज करेगा। एम्पलीट्यूड आप बढ़ा दोगे या फिर कम कर दोगे, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी तो अभी भी 50 हर्ट्ज ही रहेगी, ठीक है। अब transformer works on the principle of electromagnetic induction and makes use of two coils having different number of turns, right। दो कॉइल होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। एक को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एक को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। द गिवन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज टू बी चेंज्ड। अगर देखो, अगर इधर से ईएमएफ आ रहा था कुछ, राइट, और इधर आगे जाएगा, तो यहाँ पे जो आ रहा था, मान के चलो 11 किलो वोल्ट पे आ रहा था, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी, तो ये है सेकेंडरी। इसको चेंज करना चाहते हैं, राइट, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। एंड द अप्लायंस इन विच द आउटपुट इज टू बी obtained is connected across the secondary, राइट। आगे हम जो भेजेंगे ये सेकेंडरी हो गया, राइट। when there is a change in the magnetic field lines due to varying current in the primary coil, the number of magnetic field lines linked with the secondary coil changes, and so an induced varying करंट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड फ्लोज इन दी सेकेंडरी कॉइल। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वही बात है, एसी सोर्स ही होना चाहिए। एसी सोर्स है तो इस पे बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, करंट की आएगा इधर आएगा, बाद में इधर जाएगा, इधर आएगा इधर जाएगा, जिसकी वजह से देखो बार बार करंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस्ड होगी और उसकी भी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अभी ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ, ज्यादा मैस सा क्रिएट हो रही है यहाँ पे। 2 मिनट रुको। देखो यहाँ पे एक पोल है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस है, सॉरी लूप्स हैं, राइट। यहाँ पे एक दूसरा पोल है, इसके ऊपर भी ऐसे कॉयल है, राइट। इधर से वायर्स आ रही हैं, इससे आगे जा रही हैं। अब यहाँ पे 11 किलो वोल्ट है मान के चलो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी, क्योंकि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ये है सेकेंडरी जो आगे भेजेगा, राइट। तो अभी जो एसी, यहाँ पे एसी करंट है, जिसकी वजह से करंट की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, कभी करंट इधर आएगा कभी करंट इधर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी तो चेंज होता रहेगा ना, पहले ऐसे है बाद में नीचे, है ना, समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे होती हैं, ऐसे आके वापस इसको ज्वाइन होंगी। 2 मिनट।
तो बार बार ये चेंज होगा, तो इस जो कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार चेंजिंग होगी। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती थी, हमने अभी पढ़ा था। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस होता है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो तो करंट बनाती है, राइट। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, करंट बनाती हैं। अभी जो इसकी चेंज की फ्रीक्वेंसी है, वो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चेंज की फ्रीक्वेंसी है, वो तो इसी की फ्रीक्वेंसी के साथ है जिससे करंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी ये फ्रीक्वेंसी आ रही है जो चेंज हो रही है, तो भी यहाँ पे भी जो करंट बनेगा वो भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा, राइट। उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। जब तो इधर को है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नीचे को है, तब उसकी डायरेक्शन कुछ होगी, मान के चलो आगे। बाद में जब ऊपर को है तो उसकी डायरेक्शन मान लो पीछे को आ जाएगी, राइट। और वो बार बार चेंज हो रहा है तो इसलिए ऑल्टरनेटिंग है। तो वो ये फ्रीक्वेंसी उसकी रहेगी सेम जितनी इधर थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने लूप्स हमने ज्यादा कर दिए, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे जनरेट करेगी वो ईएमएफ ज्यादा होगा। हमें पता था ना कि ईएमएफ अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर हम उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं तो हम नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा देते थे, राइट। यहाँ पे अगर हमने मान के चलो अगर इधर वाले प्राइमरी में 10 लूप थे, सेकेंडरी में हमने 20 कर दिए, तो ये क्या करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करेगा। 11 किलो वोल्ट को भी वो और ज्यादा कर देगा आउटपुट में, राइट। वो पूरा कंसेप्ट है। A transformer cannot be used with the DC source, right? Direct current source because it क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि ऐसे पोलैरिटी चेंज नहीं होगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही तो करंट उधर इंड्यूस होगा नहीं। तो करंट इंड्यूस ही नहीं हो रहा तो कोई काम नहीं है, राइट। वही है, देखो टर्न रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अगर देखे जाए ईएमएफ हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, राइट। तो ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल अपॉन प्राइमरी कॉइल क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन प्राइमरी कॉइल। तो अगर देखा जाए तो ये टर्न रेशियो की इक्वल आ गया। अब ये देखो अगर इधर 11 किलो वोल्ट था और हम जैसे करना चाहते हैं 132 किलो वोल्ट, तो इधर कितना था, मान के चलो अ, अभी मैं इसको सेकेंडरी मान रहा हूँ, राइट। इसको प्राइमरी कुछ भी मान सकते हो। तो 11 किलो वोल्ट वाली साइड पे 10 थे टर्न, तो यहाँ पे एक्स अब पूछेंगे, तो एक्स कितना हो गया, तो कितने लूप्स आपको चाहिए 132 प्रोड्यूस करने के लिए या फिर 132 से इतने करने के लिए, राइट। तो यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हो। एक्स कितना आ जाएगा, 132 1320 अपॉन 11। तो वो आ गया आपका एक्स, नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो टर्न रेशियो पे, है ना। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो टर्न रेशियो पे डिपेंड करेगा। देखो ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी इक्वल टू टर्न रेशियो है। तो ई सेकेंडरी क्या है, ई प्राइमरी इंटू टर्न रेशियो, राइट। टर्न रेशियो पे डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ अप्लाइड इन द प्राइमरी कॉइल पे डिपेंड करता है, राइट। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन देयर इज नो एनर्जी लॉस द आउटपुट इन पावर विल बी इक्वल टू द इनपुट पावर। ठीक है, अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, जितना आउटपुट पावर है तो वो कितना होगा, इनपुट पावर, राइट। पावर इन द सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू पावर इन द प्राइमरी कॉइल। इनपुट पावर था पावर इन द प्राइमरी कॉइल और आउटपुट क्या है, इन द सेकेंडरी कॉइल, राइट। तो देखो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं। एक तो स्टेप अप, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। स्टेप अप में ये देखो ऐसा होगा, राइट। इधर लूप्स कम होंगी, इधर ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि इधर वोल्टेज कम है, हम इधर ज्यादा भेज देंगे। दूसरा क्या है, स्टेप डाउन, इधर ज्यादा थी हमने इधर कम कर दी, इधर से ज्यादा वोल्टेज आ रही थी, अब ये इधर कम जाएगी, राइट। तो ये डिफरेंस आ गया स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ये पढ़ लेना, ठीक है। वो चीजें जो अभी मैंने आपको सारे का सारा समझाया है, राइट। देखो द वायर, यहाँ पे स्टेप डाउन में तीसरा पॉइंट देखो, द वायर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज थिकर देन दैट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। और स्टेप अप में क्या है, द वायर ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज थिकर देन दैट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। क्योंकि देखो पावर तो उतना ही जाएगा, लेकिन स्टेप अप में क्या हो रहा है, सेकेंडरी वाले में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से करंट डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे है ना, स्टेप अप में ये हो रहा है ना। और प्राइमरी में इसका मतलब स्टेप अप वाले केस में प्राइमरी में करंट ज्यादा था, क्योंकि पावर तो इधर भी उतना ही है, पावर इधर भी उतना ही है, राइट।
समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पावर क्या होता है, वी आई। अगर इधर वी ज्यादा है तो आई इधर ज्यादा होगा, है ना? तो प्राइमरी में आई ज्यादा था, आई ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगा। तो हीट ज्यादा है तो वो मेल्ट ना हो, हम उसको थिक बनाएंगे, राइट? तो इसलिए वायर ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज थिकर देन दैट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। ये किस में होता है, स्टेप अप में। और स्टेप डाउन में सेकेंडरी वाले में वोल्टेज कम होगी, करंट बढ़ जाएगा, तो वहां पे इसलिए सेकेंडरी वाले की वायर हम ज्यादा थिक बनाते हैं, राइट? The use of thicker wire in the coil reduces its resistance and therefore reduces the loss of energy as in that of the uh, as heat in that coil. This energy loss due to heat is known as copper loss. यार, राइट? थिक वायर क्यों कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, राइट? उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट कम हो जाएगा। और जो ये लॉस होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस, राइट? वी नोट द आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर is made up of large number of laminated thin sheets instead of being in one solid piece to reduce the। और देखो ये, देखो ये सब जो आपका ये था आयरन वाला पार्ट है, ये देखो शीट में है ना, अगर देखा जाए शीट्स हैं कितनी ज्यादा, ये एक एक नहीं है, ये सारे शीट्स हैं, उन बीच बीच में इनको लेमिनेट करा गया है। क्यों करा गया है, ये भी आपका गिव रीजन में आता है क्यों करा जाता है। The iron core of a transformer is made of a large number of laminated thin sheets instead of being in one solid piece to reduce the energy loss due to induced or eddy currents in the core। देखो ये चैप्टर मुझे इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि ये जो सारे कंसेप्ट है ना, इनमें इन्होंने बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट दे दिए, और ये सारे कंसेप्ट आपको आएंगे ट्वेल्थ में। अभी देखो यहाँ पे एडी करंट लिख दिया, राइट? अभी आपको क्या पता भी एडी करंट क्या है, वैसे तो इंड्यूस्ड करंट ही होते हैं, लेकिन आपको सारे उसके वर्किंग नहीं ना पता भी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपके ट्वेल्थ वाली हैं, जो इन्होंने आईसीएससी में, मैं भी इनफैक्ट आईसीएससी में पढ़ा हूँ, लेकिन तो हमें आईसीएससी में इन्होंने क्या करा, ये सारे के सारा कंसेप्ट इन्होंने एक चैप्टर में घुसा के दे दिया, राइट? तो तभी तो कुछ नहीं कर सकते, रटना ही पड़ेगा, राइट? तो ये भी देख लेना आप। तो देखो एक एग्जांपल है, इफ वी वांट टू run a 6 watt 12 volt bulb with our main supply of 240 volt, we use a step down transformer which will step down। प्राइमरी क्या था, 240 आ रहा था वोल्ट, और हमारा बल्ब क्या सपोर्ट करता है, 12। तो सेकेंडरी हमारा है 12। तो टर्न्स क्या होगा इसके, बोल रहे टर्न रेशियो बताओ क्या होगा। टर्न रेशियो होगा 1/20, ठीक है? दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी 1/20th of that in the primary coil। Further, as the output power is 6 watt, the input power will also be 6 watt, right? वही, अगर जितनी आउटपुट है उतना ही तो इनपुट होगा। Therefore, current in the primary coil is ये, that is 25 milliampere, while the current in the secondary coil will be 6 watt upon 12, that is 0.5 ampere, and the secondary coil winding has to be thicker as to as compared to that of the primary winding to reduce the heat या फिर copper loss, राइट? तो ये था भैया आपका चैप्टर। इसके भी हम प्रैक्टिस वीडियो डालेंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल वगैरह और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस करेंगे, राइट? तो आज के लिए इतना ही, ऑलराइट।